नमस्ते भाई, जी। सबको राम राम। सबका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर अमित भाई, डॉक्टर प्रतीक जी। राम राम हाँ, बस। तो आज संडे है, डेट हो गई है 14 जून 2026 और संडे को हम पढ़ते हैं द एंड ऑफ माई जंक्शन ऑफ म्याजम, डॉक्टर प्रफुल्ल गजानन विजयाकर सर, एमडी होम थे हमारे सर। और इसमें हम चैप्टर 7 पे हैं, 6 चैप्टर हो गए हैं इसके। तो 7th चैप्टर जो है जी। का नाम है द मटेरियल बॉडी डिफेंस विस म्याजम। जो मटेरियल बॉडी है ये म्याजम के हिसाब से डिफेंस करती है। विस का मतलब होता है आमने सामने, जैसा म्याजम वैसा डिफेंस, ऐसा जैसा म्याजम उसका डिफेंस वैसा ही आएगा। तो इसका भाव कुछ ऐसा है, द मटेरियल बॉडी डिफेंस विस म्याजम, या फिर डिफेंस के हिसाब से म्याजम को कैसे आमने सामने हम उठाएंगे, किसी डिफेंस के हिसाब से कौन सा म्याजम है जिसका आकलन करेंगे। इस तरह के भाव इसमें आने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस या एलाइड साइंस के लेकर के बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस द नंबर 1 पॉइंट है, the inflammatory and irritative pathologies seems to emanate from the physical defense। जितने भी ये इन्फ्लामेटरी एंड इरिटेटिव पैथोलॉजीज हैं मॉडर्न साइंस के हिसाब से ये प्रकट होती हैं या ये फिजियोलॉजिकल डिफेंस का ही प्रदर्शन है। जो इन्फ्लामेटरी और इरिटेटिव पैथोलॉजीज है मॉडर्न साइंस के हिसाब से। सेकंड पॉइंट कह रहे हैं द ग्रोथ पैथोलॉजीज सीम टू एमनेट फ्रॉम द कंस्ट्रक्टिव डिफेंस। और जितनी भी ग्रोथ से रिलेटेड पैथोलॉजी है, शरीर में ट्यूमर है, हार्डनिंग है, थिकनिंग है किसी भी टिश्यू की, कहीं ट्यूमर है, जितनी भी ग्रोथ पैथोलॉजीज हैं ये प्रदर्शन है शरीर के कंस्ट्रक्टिव डिफेंस का। तीसरा पॉइंट कहते हैं कि द डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजीज सीम्स टू एमिनेट फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिफेंस। तो शारीरिक रूप में शरीर में जहां भी डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी हो रही है, चल रही है, वो समझिए कि डिस्ट्रक्टिव डिफेंस का ही प्रदर्शन है। तो अब इसको हम वैसे भी ले लें, जब वो फिजियोलॉजिकल डिफेंस था तो वो सोरा का डिफेंस है पहला, दूसरा कंस्ट्रक्टिव डिफेंस है तो वो साइकोसिस का प्रदर्शन है, और तीसरा डिस्ट्रक्टिव डिफेंस है तो वो सिफिलिस का डिफेंस है। तो बड़े सर ने जब इसको ऐसे लिया म्याजम को, डॉक्टर मितपाल भाई, तो सर ने इन्फ्लामेशन, कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, इसको सीधे डिफेंस को जोड़ दिया सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस से। और हर एक पैथोलॉजी में इसका एक क्रम भी मिलता है। जैसे मान लो किसी को कोई बड़ा फुंसी निकली, सबसे पहले उसमें इन्फ्लामेशन, उसमें रेडनेस, फिर वो धीरे धीरे सख्त हो गई, हार्ड हो गई, स्वेलिंग आ गई, फिर बाद में उसमें सुपुरेशन होकर के वो बह गई। तो कई बार हम देखेंगे कि हर एक बीमारी में ये एक तीन साइकोसिस और सिफिलिस का जो डिफेंस है वो कैसे एक साथ साथ रन करता है, मतलब एक के बाद। बिल्कुल। तो यहाँ बड़े सर का जो म्याजम थ्योरी है ये डिफेंस की तरफ बढ़ गई है। और आगे बता रहे हैं सर, कह रहे हैं हैनीमैन इन ऑर्गनन एफोरिज्म नंबर 79-80 मेंशंस, एफोरिज्म नंबर 79 और 80 में हैनीमैन साहब ने इस बात को मेंशन किया है, क्या कि इन एफोरिज्म 80 ही टॉक्स अबाउट chronic miasm of psora which announces itself by a peculiar cutaneous eruption with intolerable itching and which is the fundamental cause and producer of numerous or innumerable forms of diseases। बड़े सर ने कोट किया है एफोरिज्म 80 को, उसमें हैनीमैन साहब कहते हैं कि ये जो जब वो बात कर रहे हैं क्रोनिक मियाजम के बारे में, सोरा को लेकर के हैनीमैन साहब, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि सोरा ये है which announces itself by a peculiar cutaneous eruption with intolerable, जो एक तरह से बाहर अपने आप को अनाउंस करता है करके क्यूटेनियस इरप्शन के रूप में और इंटॉलरेबल ईचिंग के रूप में, ये वो सोरा, एंड विच इज द फंडामेंटल कोज, और यही फिर वो फंडामेंटल कोज बताया हनीमैन साहब ने, जो प्रोड्यूसर है न्यूमरस इन्यूमरेबल फॉर्म्स ऑफ डिजीज का। ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन लेटेंट सोरा गिव राइज टू acute diseases as a reaction to injurious influences
which end in recovery or death. For example, acute inflammatory disease like pneumonitis. तो ये ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन हो जाए, ये जो क्षणिक फॉर टाइम बीइंग के लिए जो एक्सप्लोजन होता है लेटेंट सोरा का, जिससे एक्यूट डिजीज राइज करते हैं, निकल के आते हैं रिएक्शन के रूप में, इंजूरियस इन्फ्लुएंस के साथ जो रिएक्शन देती है बॉडी, एफोरिज्म नंबर 73 में इसका कह रहे जिसका जो एंड है या तो रिकवरी के साथ है, फिर इस ट्रांजिएंट एक्सप्लोजन ऑफ लेटेंट सोरा का एंड या तो रिकवरी के रूप में होता है या फिर डेथ के रूप में होता है। जैसा कि एग्जांपल के तौर पे कह रहे हैं एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिजीज है हमारे, जैसे न्यूमोनाइटिस है, ब्रोंकाइटिस है, अपेंडिसाइटिस है, ये चीज हो गई। सेकंड आगे कह रहे हैं साइकोसिस, साइकोसिस के रूप में कैसे कि द साइकोसिस द कॉन्डाइलोमेटस डिजीज, ब्रैकेट में कह रहे हैं डिजीज ऑफ ग्रोथ। साइकोसिस जो है ये कॉन्डाइलोमेटस डिजीज भी कहते हैं इसको, और ये डिजीज ऑफ ग्रोथ कहा जाता है साइकोसिस को। सिफिलिस इज द वेनेरियल डिजीज विद कैंकर, यानी कि डिजीज ऑफ डिस्ट्रक्शन। From the above similarities, one can safely presume and conclude that Hahnemann's miasm of Sora, psychosis, syphilis have its root in the defensive response of cell to injurious influences। बड़े सर का कहना है यहाँ कि ऊपर जो सिमिलरिटी मैच कर रही है, कोई भी आसानी से कोई भी सेफली प्रिज्यूम कर सकता, मान सकता, आकलन लगा सकता है और कंक्लूड कर सकता है इस बात को कि हैनीमैन साहब के जो सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस की जो रूट है, जो जड़ है, वो डिफेंसिव रेस्पॉन्स ऑफ ए सेल में ही निहित है, जो कि इंजूरियस इन्फ्लुएंस के खिलाफ सेल लेती है डिफेंसिव रेस्पॉन्स, वहीं पे उनकी रूट मिलेगी। जैसे सोरा इज इक्वल टू फिजियोलॉजिकल डिफेंस रेस्पॉन्स, साइकोसिस इज इक्वल टू कंस्ट्रक्टिव डिफेंस रेस्पॉन्स, सिफिलिस इज इक्वल टू डिस्ट्रक्टिव डिफेंस रेस्पॉन्स। सर ने इसको ऐसे जोड़ा दिया भाई हैनीमैन को के विचारों को मॉडर्न साइंस के हिसाब से। अब हैनीमैन एंड मॉडर्न साइंस, मॉडर्न मेडिसिन कैसे एक साथ सर डिस्कस कर रहे हैं कि जो हैनीमैन साहब ने शब्द कहे वो कैसे मॉडर्न मेडिसिन में मैच कर रहे हैं। हैनीमैन साहब ने कहा सोरा इज द फर्स्ट रिएक्शन टू स्टिमुलस, ठीक। मॉडर्न साइंस कहता है फिजियोलॉजिक डिफेंस यानी कि इन्फ्लामेशन इज द फर्स्ट रिएक्शन टू स्टिमुलस। दूसरे पॉइंट के लिए हैनीमैन साहब ने कहा, दूसरी पॉइंट बात कर रहे हैं, कह रहे हैं नंबर 1 सोरा इज द ओनली रियल फंडामेंटल कोज। हैनीमैन साहब कहते हैं, मॉडर्न साइंस कहता है इस पॉइंट को कि फिजियोलॉजिक डिफेंस इज द फर्स्ट रेस्पॉन्स टू सेल इंजरी। शुरुआत सेल इंजरी से ही होती है, इन्फ्लेमेशन से। मॉडर्न साइंस ये कहता है। हैनीमैन साहब कहते हैं कि हर एक जो सोरा है वो रियल फंडामेंटल कोज है, इसी से शुरुआत होती है शरीर में किसी भी मियाजम की। दूसरा, ऑल डिजीजेज ऑफ साइकोसिस एंड सिफिलिस आर बेस्ड ऑन सोरा। हैनीमैन साहब ने ये कहा कि सोरा इज द मदर ऑफ ऑल डिजीज, मदर ऑफ ऑल मियाजम सोरा। तो सोरा से ही बढ़ के आगे साइकोसिस और फिर सोरा ही कारण बनता है सिफिलिस का। इस तरह से मॉडर्न मेडिसिन कहती है, मॉडर्न साइंस कहता है कि ऑल द अदर डिफेंसेस, कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव, आर सेकेंडरी टू प्राइमरी फिजियोलॉजिक डिफेंस। तो यहाँ फिर मॉडर्न साइंस भी कहने लगा कि इन्फ्लामेशन के बाद ही किसी भी कंस्ट्रक्टिव डिफेंस का, किसी भी डिस्ट्रक्टिव डिफेंस का जो बेस होगा वो इन्फ्लामेशन पे टिका होगा। इसलिए कोई भी पैथोलॉजी सोरा से शुरू होती है, जैसे अभी हमने एक बॉयल का एग्जांपल लिया था। तीसरा पॉइंट क्या सिमिलरिटी का मैच कर रहा है, सोरा इज द मदर ऑफ ऑल मियाजम। हैनीमैन साहब ने कहा, इन्होंने कहा मॉडर्न साइंस में कि इरिटेशन और इन्फ्लामेशन इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल डिजीजेस। तो यहाँ फिर ये मैच कर गई, सोरा इज द मदर ऑफ ऑल मियाजम से। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं हैनीमैन नजरिए से कि सोरा इज नॉट टू बी इक्वेटेड टू इच और एनी स्किन लीजन। सोरा इज दैट कंडीशन which prevails in cells and tissues of the whole organism before it expresses itself in the form of itch, vesicles,
intolerable itching etc. एफोरिज्म 80 में कहा गया है सोरा अनाउंसेस एज peculiar cutaneous eruption after the completion of internal infection of the whole organism. Sora is the specific internal dyscrasia due to inhibition of nutrition and oxygenation. ये तो हैनीमैन साहब ने पॉइंट रखा। इसी को साथ में पैरेलल जाके मॉडर्न साइंस क्या कहता है कि the primary response to cell injury is determined by hypoxia and ischemia. प्राइमरी रेस्पॉन्स या इन्फ्लामेशन किसी भी सेल इंजरी में ये शुरुआत होती है या तय होता है उसमें हाइपोक्सिया से और उसमें इस्चीमिया से। फॉर एग्जांपल लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ न्यूट्रिशन टू द सेल एंड टिश्यू। अगर कहीं ऑक्सीजन की कमी हो जाए, कहीं न्यूट्रिशनल सप्लाई ना मिले किसी टिश्यू को, तो वहां सेल इंजरी होगी, वहां वो हाइपोक्सिया का शिकार या इस्चीमिया का शिकार होगा। भाई हमारे एग्जाम्पल हैं, जितने भी ये बच्चे आते हैं सीपी कहते साहब रोया नहीं था, जब पैदा हुआ रोया नहीं था तो ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं गई, तो वहां पर वो हाइपोक्सिक इंसल्ट में बोलते हैं। फिर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैक ऑफ हाइपोक्सिया इज द सेल्स एरोबिक रेस्पिरेशन दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बाय माइटोकॉन्ड्रिया रिजल्टिंग इन डिक्रीज जनरेशन ऑफ एटीपी। और सबसे पहला जो पॉइंट बनता है हाइपोक्सिक अटैक होने के बाद किसी भी सेल के अंदर सबसे पहले प्रभावित होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन बाय माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो फॉस्फोरिलेशन साइकिल चलता है वो प्रभावित होता है, जिसकी वजह से घट जाता है एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी का जनरेशन। अब आगे कहते हैं कि दिस रिड्यूस्ड एटीपी हैज वाइड स्प्रेड इफेक्ट्स ऑन मैनी सिस्टम विद इन द सेल। और जैसे ही सेल के अंदर एटीपी बनना का जनरेशन कम हुआ तो ये इसका चारों तरफ वाइड स्प्रेड इफेक्ट होता है सेल के अंदर, कई सारे सिस्टम्स पे जो सेल के अंदर होते हैं। सोडियम पोटेशियम पंप इज अफेक्टेड। फिर जो है सोडियम पोटेशियम पंप अफेक्ट हो जाता है इस तरह से, ब्रैकेट में कह रहे हैं लीडिंग टू लिथार्जी इन द इंडिविजुअल। और फिर ये लिथार्जी पैदा कर देता है इंडिविजुअल में। एंड फेलियर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम ड्यू टू रिड्यूस्ड एटीपी। शरीर के अंदर जितने भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं वो उनमें एटीपी की जरूरत पड़ती है, तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो एटीपी की कमी की वजह से वो फेल होने लगते हैं। कंस्ट्रक्शन रिजल्टिंग इज आइसोओस्मेटिक गेन ऑफ वाटर टू गिव राइज सेल स्वेलिंग। और फिर इसका परिणाम क्या हो निकल के आता है, फिर कंसंट्रेशन जो है कंसंट्रेशन जो का रिजल्ट आता है आइसोओस्मेटिक गेन ऑफ वाटर टू गिव राइज सेल स्वेलिंग। फिर सेल स्वेलिंग हो जाती है। सेलुलर एनर्जी मेटाबॉलिज्म इज अल्टर्ड। जो सेलुलर एनर्जी मेटाबॉलिज्म है वो बदल जाता है। डिसरप्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस एटसेट्रा। फिर अमित भाई जो प्रोटीन प्रॉपर बननी चाहिए थी उसमें डिसरप्शन आ जाता है, वो व्यवस्था बिगड़ जाती है। दिस लीड्स टू रिड्यूस्ड सेल टिश्यू रेजिस्टेंस। अब चूंकि प्रोटीन जो है वो हमारे इम्यूनिटी का अहम हिस्सा है, हमारे रेजिस्टेंस का बहुत अहम हिस्सा है प्रोटीन, तो कह रहे हैं कि ये फिर जब प्रोटीन का डिसरप्शन हो जाता है तो फिर वहां पर टिश्यू रेजिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो जाता है एंड इन्फेक्शन कैन इजीली टेक्स प्लेस। और उसके बाद जैसे ही इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हुई तो इन्फेक्शन पकड़ लेता है शरीर को, सेल को। ये मॉडर्न साइंस का कहना है। आगे पॉइंट में कह रहे हैं हैनीमैन साहब एक पॉइंट और कहते हैं कि इन एक्यूट डिजीज बस्ट ऑफ लेटेंट सोरा कैन एंड इनटू रिकवरी इफ नॉट डेथ। एक्यूट डिजीज जो कि लेटेंट सोरा का बस्ट ऑफ होना है, बस्ट आउट होता है लेटेंट सोरा, वो आखिर में रिकवर हो जाता है, रिकवरी हो जाती है यदि किसी पेशेंट की ऑर्गेनिज्म की या सेल की डेथ ही ना हो गई हो। तो एक्यूट जो है वो सेल्फ लिमिटिंग भी हैं और वो रिकवर हो जाते हैं। मॉडर्न साइंस इस पॉइंट पे पैरेलल जाके कहती है एक्यूट प्राइमरी रेस्पॉन्स कैन बी रिवर्सेबल। दिस इज रिवर्सेबल सेल इंजरी।
को जाकर के मॉडर्न साइंस ऐसे बोलता है कि जितने भी एक्यूट प्राइमरी रेस्पॉन्स हैं सेल के वो रिवर्सेबल हैं, ये रिवर्सेबल सेल इंजरी कही जाती है। इफ वायलेंट, और यदि ये बहुत ज्यादा वायलेंट होता है तो इट में एंड इन डेथ। तो अगर इस सेल पे ये का जो प्राइमरी एक्यूट रेस्पॉन्स बहुत ही ज्यादा वायलेंट अगर हो जाए तो वो फिर सेल की या ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। ये मॉडर्न साइंस का नजरिया। तो बिल्कुल पैरेलल ब्रिज बना दिया अमित भाई। बिल्कुल। अपने प्रफुल्ल सर के बारे में कहा जाता है कि प्रफुल्ल सर ने मॉडर्न साइंस को और होम्योपैथिक साइंस के बीच में एक पुल बांधा, एक ब्रिज बना दिया भाई। जो हमें बिल्कुल वो दूसरी दुनिया लगती थी या उन्हें ये दुनिया दूसरी लगती थी, ऐसा नहीं है। होम्योपैथी को मॉडर्न साइंस से जोड़ने का अगर श्रेय किसी को जाएगा या जाता है तो वो डॉक्टर प्रफुल्ल विजयाकर सर हैं। उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ हमें इस एलाइड साइंस के साथ जोड़ते हुए उनके बराबर में ले जाके खड़ा कर दिया, बल्कि उनसे भी और ज्यादा डीप में पकड़ बना दी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल। तो समरी में कह रहे हैं सोरा इज इक्विवेलेंट टू फिजियोलॉजिकल डिफेंस रेस्पॉन्स, साइकोसिस इज इक्विवेलेंट टू कंस्ट्रक्टिव डिफेंस रेस्पॉन्स, syphilis is equivalent to destructive defense response. We are still in the material side of SORA, psychosis and syphilis. syphilis। हम जो हैं मेटीरियल साइड में, पैथोलॉजिकल बुक में शरीर पे जो ये बातें हम देख रहे हैं, डिस्ट्रक्शन, इन्फ्लामेशन, कंस्ट्रक्शन, तो इनको बात करते हुए हम सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस की मेटीरियल साइड की बात कर रहे हैं। और इस आगे यहां तक तो वो हमारे साथ हाँ में हाँ कर लेंगे एलाइड वाले मॉडर्न साइंस, लेकिन दूसरा जो मेंटल एस्पेक्ट पे सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस पे जो पकड़ है होम्योपैथी की, हैनीमैन साहब की, प्रफुल्ल सर की, वहां फिर वो नहीं जाते। वहां कहते हैं ये तो तुम अलग बात कर रहे हो। तो माइंड एंड बॉडी को दोनों को कवर करी है होम्योपैथी ने। सोरा ऑफ माइंड, साइकोसिस ऑफ माइंड, सिफिलिस ऑफ माइंड, और सोरा ऑफ बॉडी, साइकोसिस ऑफ बॉडी और सिफिलिस ऑफ बॉडी। तो बॉडी के मामले में तो एलाइड वाले थोड़ा सा हमारी हाँ में हाँ कर लेंगे, मॉडर्न साइंस वाले का हाँ भाई तू सही कह रहा है, ये एक्यूट डीजे जी तुम्हारा सोरा ये भाई इन्फ्लामेशन है, तुम चलो ठीक है, जो तुम ये कह रहे हो कि जो कंस्ट्रक्शन होता है हमारे यहाँ, इंड्यूरेशन होता है, चलो मान लेते हैं साइकोसिस है। जो यहाँ हमारे यहाँ कंस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी है, तुम कहते हो साहब ये सिफिलिस है, चलो मान लेते हैं, ये तो मान लेंगे इकबाल। लेकिन जब हम कहेंगे ना कि जो सेंसिटिविटी, इरिटेबिलिटी, ये भी एक बीमारी है अंदर, ये जो चुप रहना, सिक्रेटिव रहना, अंदर अंदर वो कंस्पिरेसी करना किसी चीज का, तो ये साइकोसिस है। वो कहेंगे यार तुम अब ये तुम साइकोलॉजी की बात करने लगे, फिर जाएंगे तो यार तुम साइकोलॉजी की बात करने लगे। किसी का अपने आप को खाना खाना बंद कर देना, दूसरे को ब्लडी इंजरी कर देना, किसी भी चीज को थोड़े से रिएक्शन में तोड़ देना, ये जो भाव आएंगे सिफिलिस के, इनको फिर वो नहीं मानते हैं। यहाँ कहते हैं या भी तुम फिर अलग बात कर रहे हो, ये साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जबकि है एक ही, दोनों तलों पे दिखने वाला चीज। ठीक है भाई, तो इस तरह से हमारा 7 चैप्टर पूरा हुआ। कुछ कह रहे हैं अमित भाई? मैं कह रहा हूँ मन और तन दोनों पे काम करती है। बात है बिल्कुल, मन और तन, जबकि वो तन तन के तो वो साथी हैं, मन पे बात जाते ही वो फिर हमें दूसरी दुनिया का इंसान समझने लगते हैं। बिल्कुल वो हैं, हाँ हम नहीं। चलो ठीक है, और कोई पॉइंट रखना किसी को? डॉक्टर अमित, डॉक्टर दीपशिखा, डॉक्टर श्रेय, डॉक्टर मुकुल? नहीं, बस वो एक्चुअल में वही बात है, उसे आप कैसे कहते हो, वो सिर्फ मटेरियलिस्टिक है। उन्हें जो सामने मटेरियल में या उनकी लेबोरेटरी में आ रहा है ठीक है, अदरवाइज हाँ, सिक्के के दो पहलू हैं, एक पहलू पे हैं वो, जबकि सिक्के को, और ये ना नेचुरल लॉ है, दुनिया मटेरियल और इमेटीरियल दोनों से मिलके बनी है ये ब्रह्मांड, लेकिन वो मटेरियल, और बल्कि अगर हम बात करें बड़े सर की, तो मटेरियल तो मात्र 4% है। अब क्या 4% मटेरियल बताया सबने, 74 बताया था व्हाइट एनर्जी और 21% बताई थी डार्क एनर्जी। 21% और 74% तो एनर्जी है, और 4% जो है इस यूनिवर्स का मटेरियल स्वरूप है। तो मटेरियल स्वरूप तो इतना सा है 4% जिसपे ये
रिलाई करते हैं, जिसको ये पकड़ के चल रहे हैं। और जबकि ह्यूज पार्ट जो है इस ब्रह्म यूनिवर्स का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो एनर्जी लेवल पे जाके मिलेगा, क्वांटम पे। तो इसलिए क्वांटम फिजिक्स के थ्रू होम्योपैथी में एंट्री करना, या क्वांटम फिजिक्स होम्योपैथी को जो हेल्प करती है, ये समझ रही है, क्योंकि वो क्वांटम फिजिक्स जो है वो एनर्जी एनर्जी वाला फिजिक्स है, और न्यूटोनियन फिजिक्स जो इनका रहा वो फिजिकल एस्पेक्ट पे काम करने वाला न्यूटन का जो फिजिक्स था। ऐसे है भैया कुछ ये। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 में का नाम दिया है बड़े सर ने, द सेल हैज ओनली 3 responses and there can be only 3 miasms। जी बिल्कुल समझाते हुए चल रहे हैं बड़े सर, कह रहे हैं सेल में केवल 3 डिफेंसिव रेस्पॉन्स मिलते हैं, देखो। और यहाँ हमारे यहाँ मियाजम भी 3 हैं। बिल्कुल। आगे इसको बात को बढ़ाते हुए बड़े सर कहते हैं कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ए मैन हु इज अंडर अटैक फ्रॉम एलिमेंट ऑफ होस्टाइल वर्ल्ड। इस बात को हम ऐसे समझेंगे एक एग्जांपल के साथ। एक व्यक्ति है जो होस्टाइल वर्ल्ड के अटैक में आ गया या रह रहा है, उसको ऊपर कोई होस्टाइल वर्ल्ड में कोई ऐसा एलिमेंट का सामना वो कर रहा है जिसका वो अटैक फील कर रहा है, अटैक में है। ही इज एन एजुकेटेड मैन लिविंग इन ए शांति लिटिल हाउस। SHA, शांति का मतलब कुटिया, शांति। वो एक एजुकेटेड व्यक्ति है, एक छोटे सी कुटिया में रहता है, छोटे से घर में। He is being threatened by anti-social elements that are trying to evict him। अब वो अचानक उसको थ्रेटनिंग आ गई किसी एंटी सोशल एलिमेंट से, और वो उसको उस कुटिया को खाली करा देना चाह रहा, वहां से उसे निकाल देना चाह रहा। He has 3 possessions, a pen, some money and a bread knife। अब उसके व्यक्ति के पास मान लो 3 चीजें हैं। एक तो उसके पास कलम है, दूसरा उसके पास धन है मान लो, और तीसरा मान लो उसके पास एक ब्रेड काटने वाला चाकू है। 3 मान लो उस पे possessions है, 3 चीजें हैं उस व्यक्ति पे उस समय। When he finds himself in a problem, he would like to defend himself using whatever thing he possesses। अब जब कभी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास जो किसी अटैक में आता है और वो अपने आप को सुरक्षित करता है, तो वो उन्हीं चीजों से डिफेंड करता है अपने आप को जो उसके पास होती है, अमित पाल भाई जी। In order to defend himself, he will make use his pen to pen down his complaints to the or higher law making authorities। तो डिफेंस के रूप में ये व्यक्ति जिसके पास एक पेन है, मनी है, थोड़ी गन है, वो अटैक होने के बाद अपने पेन का यूज किया उसने, मान यहाँ अपना पेन यूज करेगा, और वो जो ऑथोरिटी है, पुलिस है, हायर लॉ मेकिंग ऑथोरिटी, उसको कंप्लेंट लिखेगा सबसे पहले। If he does not get help from them, he shall decide to sacrifice his hard-earned money to buy his safety by appointing personal guards। यदि उसका किसी एप्लीकेशन से काम नहीं बना अमितपाल भाई, किसी अथॉरिटी ने उसका साथ नहीं दिया या असक्षम रहा, वहां से मदद नहीं मिली, तो अब वो जो उसने हार्ड अर्न मनी थी, जो उसने पैसा कमाया था, बड़े खून पसीने की कमाई, उसको वो सेक्रीफाइस करेगा, वो पर्सनल गार्ड को अपॉइंट कर देगा अपनी सुरक्षा के लिए कदम। If this also fails to deter the invaders, he may get desperate and try to use the knife to defend himself or even kill himself to escape the anonymity of defeat। अब यदि गार्ड वाला भी, मनी भी खत्म हो गई, पर्सनल गार्ड भी नहीं रख पा रहा, अब वो फेल हो गया सारे उन दोनों डिफेंस से, टू डेटर द इन्वेडर्स। अब वो जो इन्वेडर से हमलावर हैं, वो अब भगाएगा किससे, निराश होकर के वो यूज करेगा नाइफ को,
लास्ट में। नाइफ को यूज करेगा टू डिफेंड हिमसेल्फ, या तो खुद को डिफेंस करेगा या किल कर लेगा अपने आप को, टू एस्केप द इग्नोनिमिटी ऑफ डिफीट, यानी कि डिफीट होने के डर से, बदनामी से वो जो है अपने आप को लास्ट में किल कर लेगा। तो ये 3 डिफेंस किस तरह से चलते हैं, 74 एफोरिज्म वाला पार्ट यहाँ फिर से बिल्कुल। भाव दे रहा अपना। कह रहे ऑन सिमिलर ग्राउंड्स द डिफेंसिव रेस्पॉन्स ऑफ द सेल इज बेस्ड ऑन कंजर्विंग यूजिंग और सैक्रिफाइसिंग इट्स पोजेशंस। बिल्कुल इस आधार पर, इसी ग्राउंड पे जो डिफेंसिव रेस्पॉन्स है किसी सेल के, वो आधारित हैं कंजर्विंग यूजिंग और सैक्रिफाइसिंग इट्स पोजेशन। जो भी सेल के पास अपने पोजेशंस हैं, प्रोटीन है, न्यूट्रिशन है, जो भी अपने है उनको वो सैक्रिफाइस करती जाती है अपने पोजेशंस को, जैसे कि वो व्यक्ति कर रहा। आगे कह रहे हैं ए यूनिसेलुलर एनिमल लाइक एन अमीबा हैज नो पोजेशंस। यूनिसेलुलर एनिमल जो है अमीबा, मान लो उसके पास कोई पोजेशन नहीं है, सुरक्षा के लिए कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है मान लो। दिस बेस लिविंग एनिमल हैज ओनली इट्स फंक्शंस टू सैक्रिफाइस इफ रिक्वायर्ड। अब उसके पास कोई वैसा जो पोजेशन है नहीं, ना पेन है, ना मनी है, ना, तो ऐसा जब उसके पास, तो फिर यहाँ एक ही चीज बचती है ऐसे लिविंग एनिमल के साथ पास, जिसके पास दूसरे पोजेशन नहीं है, वो अपने फंक्शंस को सैक्रिफाइस कर देगा यदि उसे जरूरत पड़ी। Every living cell or a living organism which is at least destructively its descendant, least deductively its descendant also possesses the following 3 basic functions which can be used to defend itself। कह रहे हैं जो लिविंग सेल है, प्रत्येक लिविंग सेल या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, कम से कम which is at least deductively its descendant, डिसेंडेंट का मतलब आगे आने वाली जो जनरेशन है, आगे आने वाली जो अपनी जो क्रम में है आने वाले, कह रहे हैं वहां वो कटौती करते हुए वो कम से कम कह रहे हैं एवरी लिविंग सेल और लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज एट लीस्ट डिडक्टिवली का मतलब होता है कटौती करते हुए या घटाते हुए, इट्स डिसेंडेंट में आल्सो possesses the following 3 basic functions which can be used to defend himself। भाव ये है कि उसने अपने डिसेंडेंट में आने वाले बच्चों में, चाहे सेल है चाहे ऑर्गेनिज्म है, वो इनको 3 बेसिक फंक्शन को उसने आगे बढ़ाया और यूज टू डिफेंड इटसेल्फ करने के लिए। पहला क्या, यूजिंग और सैक्रिफाइसिंग द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन द सेल ब्रिंग्स अबाउट फिजियोलॉजिकल डिफेंस और सोरा। तो पहला तो ये एक तरह से अपने डिसेंडेंट में दी फैकल्टी कि भाई सैक्रिफाइस कर देना प्राइमरीली फर्स्ट फंक्शन ऑफ न्यूट्रिशन को, रेस्पिरेशन को, जब कोई फिजियोलॉजिकल डिफेंस की जरूरत पड़े या सोरा में। दिस रेस्पॉन्स स्टार्ट विद हाइपोक्सिया एंड इस्चीमिया लीडिंग टू डिप्लीशन ऑफ एनर्जी जनरेशन। दिस इन रिटर्न इफेक्ट्स द सेल फंक्शनिंग एंड हेल्थ। दूसरा क्या भेजा आगे आने वाली सेल को या जनरेशन को, डिसेंडेंट को, यूजिंग और सैक्रिफाइसिंग सेकंड बेसिक फंक्शन ऑफ जनरेशन और द सेल्स कैपेसिटी टू जनरेट। The cell brings about the morphological constructive defense by sacrificing functions of mitosis etc. which corresponds to psychosis। दूसरी एक वो टेंडेंसी ये भेजी, दूसरा एक ये इंफॉर्मेशन आगे कैरी फॉरवर्ड करी कि सेकंड बेसिक फंक्शन जो है जनरेशन का, इसको सैक्रिफाइस कर देना उसके हाथ में है। सेल की कैपेसिटी जो है जनरेशन की, जनरेट करने की, उसको सैक्रिफाइस कर देती है। फिर द सेल ब्रिंग्स अबाउट द मॉर्फोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिव डिफेंस। अब इस तरह से सेल मॉर्फोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिव डिफेंस ले लेती है सैक्रिफाइस करते हुए फंक्शंस को, किसके, जो माइटोसिस और मियोसिस होता है सेल डिवीजन का, माइटोसिस को के फंक्शंस को सैक्रिफाइस कर देती है 1:2 सेल की जगह, या तो 1:3 या 1:1 बन के रह जाती है। इसको साइकोसिस से कोरेस्पॉन्ड किया।
तीसरा क्या भेजता है जीव या सेल अपने आने वाली दूसरी उस पोजेशन उसको डिसेंडेंट को कि यूजिंग सैक्रिफाइसिंग द थर्ड बेसिक फंक्शन ऑफ इम्यूनिटी द मॉर्फोलॉजिकल डिस्ट्रक्टिव डिफेंस इज ब्रॉट अबाउट। तीसरा बेसिक फंक्शन इम्यूनिटी होती है, इसको आगे भेजता है। मॉर्फोलॉजिकल डिस्ट्रक्टिव डिफेंस इज ब्रॉट अबाउट, दिस कॉरस्पॉन्ड टू सिफिलिस। तो भाई अगर कोई चारा ना चले तो फिर वो कर दो। तो खैर तीसरा पॉइंट है इम्यूनिटी। तो इस तरह से न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और इम्यूनिटी तीन इस तरह से ये आगे हर एक सेल भेजती है अपने डिसेंडेंट में और एक ऑर्गेनिज्म भेजता है, घटा के या बढ़ा के वो ये तय करके भेजता है, काट छाट करके अपने माहौल के हिसाब से। देयर आर थ्री बेसिक फंक्शंस ऑफ सेल, तीन बेसिक फंक्शन है सेल के। देयर ओनली थ्री बेसिक डिफेंसिव रेस्पॉन्स एग्जिस्ट, और इस तरह से तीन बेसिक डिफेंसिव रेस्पॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। देयर ओनली थ्री टाइप्स ऑफ क्रोनिक डिजीज एग्जिस्ट, हैंस देयर कैन बी ओनली थ्री मियाज्म। तो भाई जब तीन तो फंक्शन है बेसिक, तीन ही तरह का डिफेंसिव रेस्पॉन्स है, तो बड़े सर कह रहे हैं तो भाई तीन ही तरह के क्रोनिक डिजीज हो सकते हैं, ओनली थ्री टाइप्स ऑफ डिजीज हो सकते हैं क्रोनिक खास करके। बिल्कुल। और जब तीन क्रोनिक डिजीज हो सकते हैं तो भाई डिफेंस भी मियाज्म भी तीन ही हो सकते हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र शंकरन साहब को सिखा, एक तरह से मैसेज है सर का। डॉक्टर राजेंद्र शंकरन ने मियाज्म 9, 10, 12, 13 जो भी बनाए उधर चले गए डिटेल देते हुए, लेकिन हैनीमैन साहब के थॉट को कैरी फॉरवर्ड करते हुए बड़े सर कहते हैं कि भाई मियाज्म तीन से ज्यादा हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सेल के तीन फंक्शन, क्यों? क्योंकि सेल के तीन बेसिक डिफेंस। इसी तरह से तीन तरह के ही क्रोनिक डिजीज मिल सकते हैं, या तो सोरिक क्रोनिक डिजीज, या साइकोटिक क्रोनिक डिजीज, या सिफिलिटिक क्रोनिक डिजीज। तो इसलिए मियाज्म भी तीन ही हैं। सर ने प्रूफ कर दिया एक तरह से यहाँ हैनीमैन साहब की बात को। ऑल अदर्स आर स्यूडोमियाज्म। दूसरी बातें जो आप कर रहे हो वो फिर मियाज्म नहीं, वो स्यूडोमियाज्म है। दिस कंपैरिजन ऑफ सोरा टू प्राइमरी फिजियोलॉजिक डिफेंस, psychosis to morphological constructive defense, and syphilis to morphological destructive defense, and all the diseases having their origin in sora, psychosis, syphilis was also foreseen by Dr. Hahnemann 200 years back। बड़े सर ने ये कि जो कंपैरिजन है सोरा का प्राइमरी फिजियोलॉजिक डिफेंस से, कंपैरिजन है साइकोसिस का मॉर्फोलॉजिकल कंस्ट्रक्टिव डिफेंस से, या और कंपैरिजन है सिफिलिस का मॉर्फोलॉजिकल डिस्ट्रक्टिव डिफेंस से, ये सब डिजीज का जो ओरिजिन है, इनकी जो जननी है वो है सोरा में, साइकोसिस में और सिफिलिस में। पीछे बैकग्राउंड बेसिकली जननी तो सोरा, लेकिन इनके बैकग्राउंड में सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस है। और भाई ये चीज 200 साल पहले या 250 साल पहले हैनीमैन साहब ने देख ली थी ये चीज पहले। तो इस तरह से बहुत अच्छी ब्रीजिंग करी सर ने ये। और इसको जैसे ध्यान से जब एक बार समझ में आ जाएगी बुक तो बिल्कुल मदद मिलने लगेगी हमें पैथोलॉजी की, एनाटॉमी की, इम्यूनोलॉजी की। क्यों अमित भाई? बिल्कुल। तो समझने के बाद हमें हर एक बंदा मॉडर्न साइंस की जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, मॉडर्न साइंस का जितना भी इवोल्यूशन है उसकी हेल्प लेगा, जैसे हम आजकल एआई की हेल्प ले रहे हैं। बिल्कुल जी। इस टॉर्च के अंतर्गत है भैया। पैथोलॉजी पता चलते ही ये पता चल जाएगा कि कौन सा मियाज्म चल रहा है, तो मेंटल लेवल पे कौन सा मियाज्म चल रहा है, उसका क्या रूब्रिक हमें अंडरस्टैंड करना है। हाँ, ये बुक ये चीजें अंडरस्टैंड होने लगेंगी। इसके माध्यम से रूब्रिक की अंडरस्टैंडिंग, इसके माध्यम से डिजीज किस स्टेट में आया उसकी अंडरस्टैंडिंग, इसके माध्यम से रिकवरी के दौरान कौन सा सिम्टम पहले जाना चाहिए जा रहा उसकी अंडरस्टैंडिंग, इसके साथ तो सब कुछ बल्ले बल्ले हो गई भाई डॉक्टर अमित। हाँ जी, फॉलो अप समझ आएगा कि राइट जा रहा है कि रॉन्ग जा रहा है, हाँ, कौन सा डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, प्रेस्क्रिप्शन के लिए कौन सा रूब्रिक उठाना है, कौन सी स्टेट इसकी चल रही है। भाई हैनीमैन साहब का नेक्स्ट
जन्म इसलिए बोला जाता कई बार, जो प्रफुल्ल गहराई सर से समझते हैं ना प्रफुल्ल सर को, वो कहते हैं कि हैनीमैन साहब जो है इसको और पूरा करने के लिए, मॉडर्न साइंस के साथ कनेक्ट करने के लिए, ये एक तरह से भाव आता है उनका कि नेक्स्ट बर्थ है उनका ये ऐसे कह बिल्कुल। देते हैं भावनाओं में आके कई लोग बहुत अच्छे से, डॉक्टर धीरेन्द्र सर। हाँ जी, हाँ जी। तो ये है, यहीं रुकेंगे। किसी की कोई क्वेरी या कोई पॉइंट रखना किसी को? नहीं बस। चलो ठीक है, यहीं रुकते हैं भाई। तो नमस्ते, राम सबको राम। राम राम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। राम 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 भाई, राम राम राम, राम राम सर। राम राम। राम राम, राम राम साहब। राम